वालेकुम सलाम सर। जी क्या हाल है, सब खैरियत है? जी सर। जी क्या हो रहा है जनाब? सब स्टूडेंट्स ठीक हैं? किसी को कोरोना शरोना तो नहीं हुआ? घर पे छुट्टियां सही में आ रहे हैं? सो के गुजर रही है सर छुट्टी का। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ये सोना अल्लाह करे जी, आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ही हो, और जल्द अज जल्द यूनिवर्सिटियां खुलें और हम लोग यूनिवर्सिटीज में आए, सारे मुलाकात हो, तमाम मामलात जो है वो बेहतर हो। और ये दुआ किया करें। जी बेटा। असाइनमेंट नहीं है? बेटा असाइनमेंट मैं दे दूंगा आज इंशाल्लाह। मेरी ना 2-3 दिन तबीयत नहीं ठीक रही, आपके सामने था उस दिन, तो इंशाल्लाह आज मैं जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो बड़ी असाइनमेंट नहीं है, छोटी सी असाइनमेंट होगी, और एक दिन में ही हो जाएगी कंप्लीट आपकी। तो बस ये आपको इंशाल्लाह मैं जल्द अज जल्द जो है ना वो दे दूंगा। ठीक है जी, आज ही इंशाल्लाह आपको अपलोड हो जाएगी, और यहाँ पे अपलोड कर दूंगा आपकी आउटलुक के ऊपर। तो आउटलुक के ऊपर से ही आप देख लीजिएगा, और आउटलुक पे से ही आप लोग जो है ना वो सबमिट करवाएंगे। जिस तरीके से हमने क्विज लिया आउटलुक पे, इसी तरीके से वहाँ पे आउटलुक में ही आपका हो जाएगा। तो आज ये आज हमारी कौन सी क्लास है? क्लास का नंबर क्या है आज हमारी? सर 8 लेक्चर है शायद। जी 8 लेक्चर है शायद। लेक्चर नंबर 8 है। यस सर। ये क्या आ रहा है जी, क्लास इज नॉट शेड्यूल्ड। आज जुमे ही है ना? यस सर। ठीक, आ गया आ गया आ गया, आ गई है जी, आ गई है। ठीक हो गया। तो ये क्लास ऐसे है। अब मैं एडमिट कर लेता हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। कोई बताएगा जी कि हम कहाँ तक पहुंचे थे, हमने कहाँ तक किया है? टैक्सेशन हमने कहाँ तक की है? जी बेटा। सर रेंट अलाउंस तक किया था। रेंट अलाउंस तक किया था? रेंट हमने यस कर सर लिया वो पूरा? यस सर वो MTS तक किया था, वो मिनिमम टाइम स्केल। मिनिमम टाइम स्केल तक हमने कर लिया था। और थोड़ा सा पहले बताएंगे कि हम क्या क्या हम लोगों ने अब तक सीख लिया है। जी बेटा, शेयर करेगा? सर बेसिक सैलरी उसको टैक्सेबल इनकम बनाना जी सीखा, ठीक है। और उसके बाद जो कोई रेंट वगैरह का अलाउंस होता है उसको कैलकुलेट करना सीख लिया। अच्छा, रेंट का अलाउंस सीख लिया है। और उसके बाद मेडिकल अलाउंस भी करवाया था, कन्वेंस अलाउंस भी करवाया था आपने। मेडिकल और अलाउंस मैंने करवा दिया मैं इतनी जल्दी? सर वो आपने वो कंप्लीट सैलरी की एक एक्सेल शीट करवाई थी ना, हाँ उसके हाँ अंदर हाँ हाँ करवाते हाँ। थे, और टैक्स अच्छा, स्लैब्स की। तो यस अभी सर। हम ठीक हो गया। तो कन्वेंस अलाउंस हमने अच्छा मैं अब आपसे पूछता हूँ, पहले हमने अकोमोडेशन कर ली है? अकोमोडेशन, यस सर। अकोमोडेशन के बाद हमने क्या कहते हैं, अकोमोडेशन के बाद हमने कन्वेंस अलाउंस भी कर लिया है। यस सर। सर वो ऑफिस यूज के लिए आपने बताया था कि 5% वो, और अगर पर्सनल यूज के लिए करता है तो 10% होता है। अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अगर ऑफिशियल यूज और पर्सनल यूज दोनों के लिए हो तो 5% होता है,
और अगर सिर्फ पर्सनल sir. यूज के लिए हो तो 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार को हम टैक्सेबल कर देते हैं। Yes, sir. फिर ये है कि अगर एम्प्लॉयर लीज पे लेता है अगर कोई व्हीकल, तो उसकी फेयर वैल्यू का जो है हम कितना परसेंट लेते हैं, 10% या 5%। अगर पर्सनल यूज के लिए दी हुई है तो 10%, और अगर क्या कहते हैं बोथ के लिए दिया हुआ है 5% पर्सनल यूज और ऑफिशियल यूज, तो हम 5% उसका लेते हैं। मेडिकल अलाउंस तक आ गए थे हम? एक्सेल पे करवाया था सर। Yes, sir. मेडिकल भी करवा दिया था। अच्छा चलो अभी देख लेते हैं, हमारे पास ये दो तीन चीजें हैं, मैं आप डिस्कस करता जाता हूँ साथ साथ। नोट्स में भी हमने आगे देखना है कि हमने क्या क्या कर लिया क्या क्या नहीं किया, और इंशाल्लाह आज हमारा काफी हद तक काम जो है ये इनकम टैक्स का फ्रॉम सैलरी ये कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी तरीका मैं आपको बता दूंगा। अभी तो हम छोटी छोटी कैलकुलेशंस कर रहे हैं जिससे हमें इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने में आसानी हो, और उसके बाद एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम इसको भी देखेंगे। लेट्स सी, यहाँ तक हम पहुंचे हैं। हमने यहाँ पे व्हेन ए और बी इज बिगर अकोमोडेशन कर लिया है 30% ऑफ। अकोमोडेशन के बाद हमने आगे देखना था, ये अकोमोडेशन तक किया हुआ है भाई हमने, तो अकोमोडेशन से तो आगे तो नहीं निकले भाई। नहीं सर, वो आपने सबसे पहले करवाया था एक्सेल शीट पे। अच्छा 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 अच्छा। चलें, अकोमोडेशन के बाद हम स्टार्ट कर देते हैं आगे। मैं आज थोड़ा सा स्पीड हमारी ज्यादा होगी तो इसको हम देख लेते हैं कि कैसे करना है। तो आई थिंक कि हमारे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं ऑनलाइन आ चुके हैं, तो एडमिट ऑल करके इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। और अच्छा जी, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को बच्चों? यस सर। चलें, ठीक हो गया जी। ये मैं इसको साथ साथ ऐड करता जाता हूँ और साथ साथ ही हम इसको आगे देखते जाते हैं। ये ले जी। ओके जी, क्लियर है आपको स्क्रीन? और ये हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही? रिकॉर्डिंग है। अच्छा जी, अकोमोडेशन हम कर चुके हैं। अकोमोडेशन का थोड़ा सा मैं बता दूं कि अकोमोडेशन में तीन टाइप की चीजें हैं। अकोमोडेशन अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा तो दैट इज टोटली टैक्सेबल। ठीक है जी, टोटल अमाउंट जो है उसको आप टैक्सेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अकोमोडेशन फैसिलिटी दी जाती है, अकोमोडेशन फैसिलिटी ये है कि या तो आपको कुछ अमाउंट आपका डिसाइड हो पैकेज के अंदर, इतने पैसे आपको एंटाइटल्ड है कि आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, सपोज 15,000 पर मंथ है, लेकिन उसकी जगह पे आपको जो एम्प्लॉयर है वो आपको रहने के लिए जगह दे देता है और आप उस जगह पे रहते हैं, तो उसके अंदर हमें किस तरीके से अकोमोडेशन फैसिलिटी की कैलकुलेशन करनी है। हमने इनमें दो चीजें देखनी है। एक, वो सम सालाना देखना है कि अलाउंस की वैल्यू कितनी होगी जो जिसकी हमें एंटाइटलमेंट है। दूसरी चीज कि 45% ऑफ द मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ द बेसिक सैलरी। अगर हमारी बेसिक सैलरी 20,000 से स्टार्ट हो रही है, 2,000 का इंक्रीमेंट और 30,000 तक जाएगी, तो इसमें मिनिमम ऑफ टाइम स्केल होगा 20,000। अगर ये गिवन नहीं होगा तो हम जो बेसिक सैलरी है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, और उसके बाद 45% ऑफ द बेसिक सैलरी हम कंसिडर कर लेंगे। अब 45% ऑफ द बेसिक सैलरी ऑफ द टाइम स्केल ऑफ द मिनिमम बेसिक सैलरी, और हम देखेंगे कि हमारी एंटाइटलमेंट कितने की है। इन दोनों में से जो हायर होगा उसको हम कंसिडर करेंगे और उस अमाउंट को हम टैक्सेबल कर देंगे। लेकिन अगर सपोज आप रहते हैं किसी रिमोट एरिया में, तो रिमोट एरिया का मतलब ये है कि छोटे शहर के अंदर आपको अकोमोडेशन मिली हुई है, तो हमें 45% नहीं लेंगे, हम 30% ले लेंगे बेसिक सैलरी का। ये था जी हमारा अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन के बाद आ गई हमारी
कन्वेंस, कन्वेंस फैसिलिटी। कन्वेंस का मतलब यह है, कन्वेंस आपको आने जाने के लिए कोई गाड़ी जो है वो दे दी जाए। सर अटेंडेंस हो गई? बेटा ये अटेंडेंस वाला जो है ना, कौन है अटेंडेंस वाला? किसको चाहिए अटेंडेंस? जी बेटा, कौन है अटेंडेंस वाला? जी, कन्वेंस अलाउंस। दरम्यान में इस तरीके से ना इंटरप्ट किया करें बेटा, अटेंडेंस जब होनी होगी हम ले लेंगे, आप पूरी क्लास अटेंड करें। जी, कन्वेंस अलाउंस का मतलब ये है कि या तो एम्प्लॉय ने आपको गाड़ी प्रोवाइड की हुई है या आपको पैसे दे रहा है। अगर तो आपको अलाउंस दे रहा है तो दैट इज टोटली टैक्सेबल। मीन्स कि आपको एक लगी बंदी रकम दे दी जाती है 5000 पर मंथ, तो वो आप टोटली टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर होता यह है कि आपको कन्वेंस अलाउंस की जगह पे आपको गाड़ी दे दी जाती है, ठीक है जी, दैट इज द केस। केस बी है ये कि अगर if conveyance is provided by employer for personal use, आपको आपके जाती इस्तेमाल के लिए अगर एम्प्लॉयर गाड़ी दे देता है तो हम क्या करेंगे, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ vehicle is taken or that amount is taxable. That amount is taxable. इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि कोई एग्जांपल इसकी आ रही ज़हन में आपको? मैंने एग्जांपल पहले भी दी थी आपको कि इसकी एग्जांपल गाड़ी की दी थी। हाँ जी, कल्टस गाड़ी की दी थी। ये मैंने पिछले लेक्चर में करवाया आपको कल्टस गाड़ी वाला। सर ये आपने वो जो सेकंड लेक्चर में करवाया था सर। ये इससे अच्छा। पिछली शीट 1 में मेरे ख्याल शायद आपने किया हुआ। नहीं, इसमें शीट 1 में तो नजर आ रहा मुझे, ये देखिए ना, ये सर शीट 2 पड़ी हुई है। ये शीट जो 1 में आपने तो कुछ भी अपलोड नहीं की है। थी उसमें हुआ था ये। कैसे हुआ था ये? मैंने तो रेंट फ्री अकोमोडेशन जो मैंने अपलोड किया है उसमें हुआ है। चले मैं फिर एग्जांपल नहीं कराता। और केस के बाद सी केस है, अगर सपोज कल्टस गाड़ी की कॉस्ट आ रही है 12 लाख रुपया, तो 12 लाख रुपए का 10% लिया जाएगा जो कि 1,20,000 बन जाता है। ठीक है, 1,20,000 बन जाता है और उस अमाउंट को हम टैक्सेबल लेकर देंगे। ठीक है जी, टोटली टैक्सेबल कर देंगे। थर्ड सिनेरियो ये था कि अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड conveyance for personal and official use, तो तब इसका 5% जो है वो टैक्सेबल होना था। 5% जो है अमाउंट टैक्सेबल होनी थी। सपोज 12 लाख की आपकी कल्टस है, तो 12 लाख का हमने 5% ले लेना था इन 2.05, तो ये हमारे पास 60,000 आ जाता है। ठीक है जी। इसके बाद एक छोटा सा सिनेरियो और है, वो ये है कि अगर एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर गेट्स द कन्वेंस ऑन लीज। अगर उसने जो कन्वेंस ली है वो लीज के ऊपर ली है, तो हम क्या करेंगे, इसकी ये दोनों केस सिनेरियो जो है उसमें अप्लाई होते हैं कि अगर तो प्रोवाइडेड फॉर पर्सनल यूज है तो 10% हो जाएगी, अगर प्रोवाइडेड फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज है तो 5% को हम कंसिडर करेंगे। लेकिन हम वैल्यू क्या लेंगे, वैल्यू ये लेंगे कि फेयर वैल्यू जो होगी उसकी लीज की,
उसकी लीज की वैल्यू जो हमने गाड़ी लीज करवाई है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को हम लेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू सपोज है 10 लाख, तो 10 लाख का ही हम लोग जो है 5% या 5 या 10% हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया जी? 5 या 10% लेके तो उसको हम टोटली टैक्सेबल कर देंगे। इसके अलावा लीजिंग कंपनी को सालाना लीज की अमाउंट दी जाती है। वी विल नॉट कंसिडर दैट अमाउंट, याद रखिएगा, वी विल नॉट कंसिडर दैट अमाउंट, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये वाला पॉइंट करवाया था मैंने, लीज वाला, स्टूडेंट्स लीज वाला पॉइंट करवाया, ये नहीं करवाया था। चले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। तो अच्छा जी, इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल मैं आपको साथ साथ करवा देता हूँ। एग्जांपल में what we have is we have a person who has a basic salary, बेसिक सैलरी उसकी है जी 22,000 पर मंथ। ठीक है जी। he receives commission during the year amounting, कमीशन उसको मिलता है अंदाजन 33,000। ठीक है जी, ये टोटल कमीशन उसको मिला। उसको एक जीप दी गई है फॉर पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल यूज, जीप इज प्रोवाइडेड। अच्छा जी, और ये जीप जो प्रोवाइड की गई है इसका क्या मामला है कि ये आप इसकी एनुअल लीज दे रहे हैं, एनुअल लीज दे रहे हैं इसकी 80,000 की अमाउंट एनुअल लीज में इसकी दी जा रही है। द फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू of the jeep when lease was commenced was 8,50,000। वो कहते हैं जी कैलकुलेट करें टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे जी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हमारी कितनी है जी 22,000 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू करेंगे हम 22,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ गया जी 2,64,000। और इसके अंदर कमीशन को हम ऐड करेंगे। कमीशन की वैल्यू कितनी बनती है 33,000, और 33,000 के बाद हम वैल्यू ऑफ कन्वेंस फैसिलिटी क्या कहते हैं जी 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, that is equal to 5%, that is equal to 5% of 8,50,000, that is equal to 0.05 multiplied by 8,50,000, ये आ गया जी 42,500। हमने जब इसकी टोटल वैल्यूएशन करनी है तो सिंपली हम इसको टोटल टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए हम इसका समीशन ले लेंगे। आसान है ना, यहाँ तक ये बहुत आसान था। 3,39,500 जो है इसकी वैल्यू निकल के आई है। टोटल टैक्सेबल इनकम हमारी कितनी है जी 3,39,500 टैक्सेबल इनकम। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब हम आगे आए हैं तो हम मेडिकल चार्जेस के ऊपर आ जाएंगे। मेडिकल चार्जेस भी बहुत आसानी से हम कवर करेंगे। मेडिकल चार्जेस किस तरीके से कवर होते हैं जी? जी आवाज आ रही है मेरी सारों को? जी एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर, आ रही है सर। आसानी से चल रहे हैं ना, अभी कोई मुश्किल तो नहीं है आपको पेश आ रही? नो सर। अच्छा जी, मेडिकल चार्जेस इसमें 2-3 तरह की चीजें होती है। एक हॉस्पिटल का आपने चार्जेस जो है वो दे दिए हैं, और एक मेडिकल अलाउंस की फैसिलिटी है। अच्छा, जो मैंने सबसे पहले आपको एक लेक्चर दिया था उसको अगर याद करें तो मैंने कहा था कि अगर ये मेडिकल चार्जेस अगर कोई एम्प्लॉयर पे कर दे या हॉस्पिटल चार्जेस पे कर दे तो दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स।
इसकी इंग्लिश में आपको बता देता हूँ जी कि हमारे लॉ में क्या लिखा हुआ है जब हम कैलकुलेट करते हैं, रिसीव्स फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन और both by the employer or receives reimbursements of the medical expenses under the terms of employment, whole such benefit will be exempt from tax. इसका मतलब क्या है कि अगर आपके मेडिकल के चार्जेस आपकी कंपनी दे देती है तो आपको वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कैसे? सपोज आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए और वो हॉस्पिटल आपकी जो कंपनी के पैनल पे है, ठीक है जी, और कंपनी के पैनल पे क्या होता है, दैट मींस कि नेशनल टैक्स नंबर ऑफ द हॉस्पिटल और क्लिनिक इज प्रोवाइडेड एंड द एम्प्लॉयर आल्सो सर्टिफाइज एंड अटेस्ट द मेडिकल और हॉस्पिटल बिल। कंपनी के पैनल पे होने का मतलब ये है कि आपका अटेस्टेशन वहां से हो सकती है आपके बिल्स की। तो जब कंपनी के पैनल पे हॉस्पिटल है, उसके हॉस्पिटल के चार्जेस आपको रीइंबर्स कर दिए जाते हैं। मतलब ये कि आपने हॉस्पिटल के चार्जेस दे दिए, उसके बिल दे दिए आपने कंपनी में, तो कंपनी ने वो जो पैसे आपके लगे थे उतने के उतने आपको वापस कर दिए। तो दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट। रीइंबर्समेंट, मेडिकल चार्जेस या हॉस्पिटल चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर is exempt from taxes। ठीक हो गया जी। अब सेकंड सिनेरियो क्या आता है? सेकंड सिनेरियो ये है, in case where the above mentioned facilities are not provided for in the terms of employment and medical allowance given by the employer will be exempt up to 10% of the basic salary। ठीक है जी। क्या होगा अगर आपको रीइंबर्समेंट नहीं दी जाती तो आपकी 10% ऑफ बेसिक सैलरी जो है वो दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, और उसके ऊपर जो है अबव अमाउंट इज टैक्सेबल। कोई बताएगा इसका क्या मतलब होगा? 10% ऑफ बेसिक सैलरी क्या मतलब होगा? हमारी जो बेसिक सैलरी होगी हाँ उसमें जी, जो 10% है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, वो माइनस कर देंगे हम। अच्छा, सपोज हमारी बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ है जी, तो आपकी बेसिक सैलरी कितनी बनेगी और कितना 10% होगा? इसका 10% 50,000 का 10% कितना हो गया? 5,000 हो गया। 5,000 सर। नहीं बेटा, यही तो हम गलती करते हैं। बेसिक सैलरी अगर आपकी 50,000 है तो इसको सबसे पहले हम करेंगे 12 से मल्टीप्लाई 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 इंटू 12 आ गया कितना? 6 लाख रुपीज आ गया। अब 6 लाख रुपीज का 10% हम लेंगे, ठीक है जी। 10% ऑफ 60,000 का, सॉरी 6 लाख का 60,000 आ जाएगा जी। 10% 60,000 ही आएगा ना? 10% 6 लाख का। यस सर। 6 लाख का। अब आगे मैं आपको ये बताता हूँ। नहीं, माइनस तो करेंगे ही ना, सब वो मेडिकल अलाउंस करेंगे। मेडिकल नहीं, अभी तो सब्र तो करो बेटा, सब्र करो। ठीक है जी। आपका सपोज क्या कहते हैं कि 10% जो है आपको एग्जेम्प्ट है। आपको मेडिकल अलाउंस मिला है पूरे साल का 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया आपको मेडिकल अलाउंस है। अब क्या करेंगे मुझे ये बताएं। आपका मेडिकल अलाउंस मिला है 1 लाख रुपीज, और आपकी 10% ऑफ बेसिक सैलरी है 60,000। सिंपल इसमें क्या करेंगे, हम 1 लाख में से 60,000 को माइनस कर देंगे। कितना आ गया? 40,000। 40,000 जो अमाउंट है दैट इज टोटली टैक्सेबल। समझ आई कि 40,000 की जो अमाउंट है इसको हम टैक्सेबल इनकम के अंदर डाल देंगे। आगे समझ?
चलो अब इसकी एक हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, इससे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल में देखिए जी, अमजद साहब हैं, उनकी बेसिक सैलरी एनुअल सैलरी है कितनी? एनुअल सैलरी है जी 5,40,000। उसके बाद इस एम्प्लॉयर ऑल्सो प्रोवाइड्स 5,000 पर मंथ फॉर मेडिकल अलाउंस। ठीक हो गया जी, 5,000 पर मंथ देता है और उसके बाद एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंस जो हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वाज 42,218। ठीक है जी, कैलकुलेट करना है हमने टैक्सेबल इनकम। बड़ा आसान सा सवाल है और बड़े ही आराम से हम इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेसिक सैलरी कितनी है जी? बेसिक सैलरी इज 5,40,000। ठीक है जी, उसके बाद कहता है 5,000 पर मंथ फॉर द मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस को देख लेते हैं जी। मेडिकल अलाउंस कितना निकलेगा? इज इक्वल टू 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज इक्वल टू 60,000 निकल आया। अब इसमें से एग्जेम्पशन कितनी है? एग्जेम्प्ट कितना है? एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक हो गया जी, 10% ऑफ द बेसिक सैलरी कितना है? इज इक्वल टू 5,40,000 इंटू 0.1, दैट इज 54,000। ठीक है जी, 54,000 हो गया और 54,000 को हमने 60,000 में से 54,000 हमने माइनस कर दिया तो आ गया जी 6,000 रुपये यहाँ पे, और 6,000 आपकी टैक्सेबल इनकम में जो है वो शामिल हो गया। अब आप कहेंगे कि सर ये जो 42,218 है तो बेटा उसका पहले ही मेडिकल अलाउंस उसने बता दिया है, तो हम मेडिकल अलाउंस के हिसाब से ही उसको जो है वो ट्रीट करेंगे। 10% जो है इसकी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें लिखा नहीं आया कि मेडिकल अलाउंस जो है वो एम्प्लॉयर ने दिया है, तो अगर एम्प्लॉयर दे देता तो दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट। और यहाँ पे जहाँ पे एक तरफ उसको एग्जेम्पशन मिल रही है 10% की, तो ये अमाउंट जो है वो वैसे ही 10% के अंदर आ जाती है और 6,000 की अमाउंट को जो है वो टैक्सेबल करेंगे। ठीक है जी, जितना मर्जी मेडिकल एक्सपेंस हुआ हो। जी बेटा। सर ये समझ नहीं मुझे आई सर। ये समझ क्या नहीं आई बेटा इसमें? मुझे थोड़ा सा मेडिकल। अच्छा, आप मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग बताएं कि आपको क्या क्या समझ आ चुका है इसमें। सर बेसिक सैल आपने एग्जांपल जो दी है सर, बेसिक सैलरी वो भी पता चल गई है। उसके बाद मेडिकल अलाउंस आपने कहा सर 60,000 है, अच्छा ठीक एग्जाम्प्ट है। अप टू 10% है जी, 10% एग्जाम्प्ट हो गया सर। वो अच्छा 10% कितना क्या कैसे ये 6,000 आपने निकाला? अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, चलो जबरदस्त हो गया, काफी हद तक आपको समझ है। सिंपली छोटी सी आपको समझ नहीं आई। अच्छा जी, एनुअल सैलरी थी 5,40,000 रुपया। 5,40,000 का 10% लेंगे, बेसिक सैलरी का 10% लेना है ना, तो बेसिक सैलरी का 10% लिया तो 54,000 आ गया। यहां तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, मेडिकल अलाउंस इसका 5,000 पर मंथ था। जी सर। 5,000 पर मंथ था, उसको हमने एनुअल पे कन्वर्ट किया तो वो 60,000 पर मंथ पर ईयर हो गया। ठीक हो गया? जी ठीक। जी सर। जब 60,000 पर ईयर हो गया और हमें पता है कि एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी उसको, एग्जेम्पशन का मतलब है कि इतनी अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जी सर। ठीक ठीक है, तो वो 10%, वो कितनी अमाउंट है? वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी है। 10% ऑफ बेसिक सैलरी जब कैलकुलेट की तो हमारे पास कितनी अमाउंट आ गई? वो आ गई 54,000। जी सर। वो 54,000 की आई थी, तो हमें मिल रहा था मेडिकल अलाउंस 60,000।
तो 60,000 में से हमने एग्जेम्पशन वाली अमाउंट निकाल देनी है। जी सर। वो अमाउंट थी 54,000, हमने उसको माइनस कर दिया तो हमारे पास 6,000 रुपये आ गया। अब 6,000 के ऊपर हमें टैक्स जो है वो अदा करना है। ठीक है, ठीक है सर। जी ठीक है सर। ठीक हो गया। अब हमने 6,000 के ऊपर जो है वो टैक्स अदा करना है। नेक्स्ट जो हमने चीज देखनी है दैट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस अंदर क्या चीज है जी? अब सुन लें, एक्चुअल एंटरटेनमेंट expenditure incurred by employee for entertainment on behalf of the organization and then reimbursed to him by employer are not taxable। क्या मतलब है जी कि अगर अगर कोई एंटरटेनमेंट के लिए खर्चा किया है एम्प्लॉय ने और उसको आके रीइंबर्स करवा लिया है, ठीक है जी, और ये एंटरटेनमेंट किस वजह से हुई है? ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे हुई है। expense reimbursed by employee or entertainment on behalf of employer है तो that is totally exempt, totally exempt from tax। ठीक है जी। क्यों भाई? वो अपनी जेब से क्यों टैक्स दे ऐसी अमाउंट पे जो कि एम्प्लॉयर खर्च कर रहा है एंटरटेनमेंट के लिए। सेकंड चीज क्या है? इफ एनी एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड फ्री टी कॉफी एट ऑफिस प्रेमिसेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज वर्क नथिंग विल बी एडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय फॉर टैक्स पर्पसेस। यानी कि नॉट टैक्सेबल, ये अमाउंट भी नॉट टैक्सेबल है और एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। कि अगर ऑफिस में उसको टी कॉफी मिलती है, ठीक है, तो वो भी इसको नॉट टैक्सेबल है। टी कॉफी इन द ऑफिस, टी कॉफी इन ऑफिस नॉट टैक्सेबल। थर्ड क्या है जी? थर्ड है अगर उसको फ्री या सब्सिडाइज्ड फूड मिलता है ऑफिस में तो दैट इज ऑल्सो, ठीक है, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, दैट इज ऑल्सो नॉट टैक्सेबल। सब्सिडाइज्ड फूड भी जो है उसको नॉट टैक्सेबल होगा। ठीक है जी। और अगर इसके अलावा चौथा केस है, सिर्फ इस केस के अंदर जो है टैक्सेबल होगा। अब ये केस समझ लें क्या है। इन ऑल द रिमेनिंग केसेस द एंटायर अमाउंट ऑफ entertainment allowance received by employee will be added in his total income for tax purposes. All other cases totally टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है जी। तीन सिनेरियोज के अंदर ये अमाउंट जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी। एक ये कि अगर एम्प्लॉयर के बिहाफ पे एम्प्लॉय एंटरटेनमेंट करवा देता है और उसकी अमाउंट रीइंबर्स हो जाती है तो दैट इज नॉट टैक्सेबल। फ्री कॉफी टी या सब्सिडाइज फूड मिलता है तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। और अब आ जाते हैं हम एक छोटी सी चीज की तरफ। ये आपके पास नोट्स आपके बने पड़े हैं। नोट्स के अंदर आप देखें तो हम अब पहुंच चुके हुए हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, बेसिक सैलरी, और अब हम यहाँ पे ये चीजें कर रहे हैं। अच्छा जी, हम अभी तक जो देख चुके हैं उसमें हमने ये चीजें हम देख चुके हैं। एक सेकेंड जी, मैं इसको फिल कलर करता जाता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए हम क्या क्या चीजें कर चुके हैं। फिल कलर जी, ये चीज कर चुके हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस हम कर चुके हैं जी। और ये कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जो आपके अकोमोडेशन अलाउंस है। उसके बाद बोनस, कमीशन और लीव इनकैशमेंट, ओवर टाइम, गैस, टोटल, यहाँ तक हमने इसको कर लिया हुआ है। ठीक। और फिर टैक्स ऑन सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर इन केस ऑफ टैक्स फ्री सैलरी, ये क्लॉज अभी हमने नहीं देखी।
लेकिन इसको भी मैं कर देता हूँ क्योंकि टोटली टैक्सेबल है, तो इसके अंदर हमें कुछ नहीं करने की जरूरत। तो एक सेकंड जी, हमारे लगता है कोई क्लास में से ही फोन आ रहा है। जी बेटा जी, मैंने बेटा आप मेरे पास ऐड ही नहीं है गूगल टीम्स पे या फिर वैसे ही? आप करें ऐड, करें ऐड। मैं मुझे तो आपकी अब नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा बेटा कोई। आपका नाम क्या है? ये लो इकबाल, मैंने आस्क टू ज्वाइन कर दिया आपको। आप चेक करें, आपको आया होगा नोटिफिकेशन। अच्छा जी, ले जी, यहां तक हम कर चुके हैं। रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, गोल्डन हैंडशेक ये भी हमने करना है। सर्विसेज ऑफ डोमेस्टिक और हाउसकीपर, ये भी पॉइंट हम कर चुके हुए हैं। और ठीक है जी, आगे देखते हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन, ये भी हमने अभी करना है, ये मैं अभी फौरी तौर पे करवाऊंगा। वेवर ऑफ एन एनुअल अमाउंट पेएबल बाय एम्प्लॉय, ये भी अभी टोटली टैक्सेबल, ये भी हमने देखना है। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, ये हमने लास्ट में सिनेरियो में कर लिया हुआ था, मेरे ख्याल से ये भी कर लिया हुआ है। कंट्रोल वाई, ये दोनों कर लिए हुए हैं। अभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं किया हमने, ये अकोमोडेशन का कर लिया। रेंट, हाउस रेंट अलाउंस टोटली टैक्सेबल। रेंट फ्री ये भी हमने कर लिया है, और ये भी हम कर चुके हैं जी। कन्वेंस अलाउंस, और ये दोनों चीजें हमने कर ली हैं। अच्छा जी, मेडिकल फैसिलिटी, ये अभी के अभी हमने अभी कवर किया है इसको, और कंट्रोल बाय कर दिया। एंटरटेनमेंट अलाउंस ये भी कवर कर लिया है। ठीक है जी, यहां तक अभी हम कवर कर चुके हैं। अच्छा जी, अगर इनमें से कोई सवाल आ जाता है ना, तो आप बड़ा इजीली उसको जो है वो कर सकते हैं। ये भी हम कर चुके हैं। प्रॉफिट इन ली ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी, दैट इज टोटली टैक्सेबल। और इसके अलावा छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये भी साथ साथ हम कंप्लीट कर लेंगे। और फिर उसके बाद हमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को जो है वो देखना पड़ेगा, और फिर हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट करके, और हमारा जो है मिड टर्म का जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आगे आए जी, मैंने आपको ये हाईलाइट इसलिए कर दी है कि आप अपने पास भी इस चीज को हाईलाइट कर लें कि ये चीजें हमारी कवर हो चुकी हैं, और थोड़ी थोड़ी चीजें जो है हमारी रहती हैं, और बाकी चीजें हम अभी कवर कर लेते हैं। अच्छा जी, अब नया पॉइंट है लोन टू एम्प्लॉय। अच्छा जी, लोन टू एम्प्लॉय जो है, इसका क्या मतलब होगा लोन टू एम्प्लॉय का? जी स्टूडेंट्स, लोन टू एम्प्लॉय का मतलब क्या होगा? एम्प्लॉय को लोन देना, एम्प्लॉय को हाँ कर्जा जी, देना। अगर एम्प्लॉय ने लोन दिया है जी, अच्छा इकबाल आ गया है क्लास में, दैट इज गुड। आप, अगर आपका एम्प्लॉय आपसे लोन लेता है तो तब आप उसको जो भी लोन की अमाउंट देंगे उसके ऊपर ऑब्वियसली, अगर वो किसी बैंक से वो लेगा तो उसके ऊपर उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा या इंटरेस्ट की अमाउंट देनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो लेकिन जब आप किसी एम्प्लॉयर से लोन लेते हैं तो उसके ऊपर या तो एम्प्लॉयर कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता, मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता, लेकिन अगर चार्ज कर ले तो उसके अंदर क्या सिनेरियो होगा इसको हम देख लेते हैं। होता ये है कि अगर तो अमाउंट आपकी मोर देन 10 लाख रुपीस है, तब आपको उसको टोटली टैक्सेबल कर लेते हैं, यानी कि टैक्स के जिम्मे में तब आएगी। ठीक है जी, टैक्स तब होगी अगर अमाउंट जो है 10 लाख से ऊपर है, फिर उस अमाउंट के ऊपर टैक्स की हम कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन इफ द अमाउंट ऑफ लोन इज लेस देन 10 लाख, तब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, तब इसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे।
अगर अमाउंट 10 लाख से कम है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा, और अगर अमाउंट 10 लाख से ज्यादा है तब उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। अब टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सुनते जाए जी। Where a loan is made by an employer to an employee and either no profit on loan is payable by the employee or the rate of profit on loan is less than 10%, या तो एम्प्लॉय उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट दे रहा है, और अगर दे रहा है तो वो अगर 10% से कम है, प्रॉफिट अगर 10% से कम है, तो द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स to the employee under the heads of salary for a tax year shall include an amount equal to, उसके अंदर फिर क्या अमाउंट शामिल होंगी, ए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा जी, द प्रॉफिट ऑन लोन कंप्यूटेड एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है जी। where no profit on loan is payable by the employee, इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा एम्प्लॉय की तरफ से, जी बेटा आप बार बार खुद लीव कर जाते हैं। अब ये गेमें हम खेलेंगे बैठ के क्लास के अंदर। कोई रिमूव नहीं कर रहा बेटा आपको यहाँ पे। नहीं, कोई आपको लीव नहीं करवा सकता बेटा। चलिए अब क्लास डिस्टर्ब ना करें, ज्वाइन करें क्लास। बेटा अगर कोई इसको रिमूव कर रहा है तो प्लीज ना करे इस तरह की हरकत। आगे चलते हैं जी। द प्रॉफिट ऑन लोन कंप्यूटेड एट द रेट ऑफ 10%। सपोज एक बंदे ने 9 लाख रुपया लोन लिया है, तो 9 लाख रुपए के ऊपर तो हम लोगों ने टैक्स लगाना ही नहीं है। सपोज अगर ये उसने लिया है 15 लाख रुपया लोन, और उसके ऊपर कोई उसकी जिसे कहते हैं कि एम्प्लॉयर ने कहा कि इंटरेस्ट फ्री लोन है, कोई प्रॉफिट नहीं इसके ऊपर लिया जाएगा, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम इसका 10% ले लेंगे, इस लोन की अमाउंट का 10% ले लेंगे। तो वो बन जाता है 1.5 लाख, और इसकी ये अमाउंट जो है हम टोटली टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है जी। और अगर ये सिनेरियो है कि दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर इफ अ प्रॉफिट इज चार्ज, अगर वो प्रॉफिट चार्ज किया जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होना चाहिए, the difference between the amount of profit on loan paid by employee in that tax year and the amount of profit and loan computed at the rate of 10%। ठीक है जी। क्या होगा कि सपोज अगर एम्प्लॉयर कहता है जी मुझे 6% इंटरेस्ट दे दो, तो हम क्या करेंगे, वो 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और 10% इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे, दोनों को कैलकुलेट करेंगे। जो डिफरेंस आएगा इनमें 4% का, वो अमाउंट जो है वो हम लेके तो उसको टोटली टैक्सेबल कर देंगे। आगे जी मैंने आपको बता दिया है कि अगर 10 लाख से कम का लोन होगा तब कोई इसके ऊपर जब 10 लाख से कम का लोन आगा तो इसके ऊपर टैक्स करने की जरूरत नहीं है, टैक्सेबल नहीं होगा। फिर इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के अंदर आपने मेरी हेल्प करनी है। मिस्टर मोहम्मद नदीम इज रिसीविंग अ मंथली सैलरी ऑफ 80,000। मंथली सैलरी है जी 80,000 उसकी पर मंथ सैलरी है, ये 8 लाख हो गया, ये ले जी 80,000 हो गया। अच्छा जी, वो क्या कहते हैं, ही रिसीव्स एन इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर इन 2020 अमाउंटिंग टू रुपीज 17 लाख रुपए का लोन उसने मिल गया है उसको। कितना? 17 लाख रुपए का लोन उसे मिला है। ठीक है जी। कैलकुलेट इज टोटल इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2020। अब इसकी टोटल टैक्सेबल
इनकम हमने कैलकुलेट करनी है। अब टोटल टैक्सेबल इनकम हमने किस तरीके से कैलकुलेट करनी है? सबसे पहले लिखेंगे हम क्या जी, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी एट द रेट ऑफ 80,000, ठीक हो गया जी, पर मंथ, ठीक हो गया जी। तो एट द रेट ऑफ 80,000 पर मंथ, तो 80,000 इंटू 12 हमने किया तो 9,60,000 आ गया। अब प्रॉफिट ऑन लोन देखते हैं हम कितना बनता है। प्रॉफिट ऑन लोन, क्योंकि ये इंटरेस्ट फ्री लोन था, तो प्रॉफिट ऑन लोन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? 17 लाख इंटू 0.1 या फिर 10% होता है, तो ये बन जाता है 1,70,000, और 1,70,000 को हम जो है वो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट में डाल देंगे। इसकी लॉजिक ये है कि अगर ये कहीं से बाहर से लोन लेता तो उसको 1,70,000 रुपया जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट की सूरत में देना पड़ना था, और ये इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा, तो इसकी ये इनकम है। ठीक है जी, ये रूल अप्लाई होगा। तो अब इसकी टोटल जो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और ये हमारी टैक्सेबल इनकम बन के आ जाएगी। अच्छा, मुझे आज ना वो मूसा नजर नहीं आ रहा। मूसा किधर है आज? मूसा है क्लास में? जी सर, मूसा क्लास में ही है सर। मूसा आज इतने खामोश क्यों बेटा? सर मेरी तबीयत नहीं ठीक 2-3 दिन से। अच्छा, तबीयत नहीं ठीक तो यस बात भी नहीं करनी? सर से नाराज है सर, आप? आवाज नहीं सर, गले में सर अच्छा दर्द है, बोलना जरा कम जा रहा अच्छा जी, ये लोन ऑन, अच्छा जी हमने ये भी कर लिया। अब ये देखते है। जाए क्लास सर साथ आपकी साथ। कर लेता हूँ, समझ आ रहा है मुझे सर। क्या हुआ, समझ आ रहा है ना? यस सर, क्लासेस आपकी अटेंड कर रहा हूँ रोजाना बेसिस पे, तो मुझे समझ तो आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है। यस अब क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में, या फिर अगर आज ही टाइम मिला तो हमने आज से इसकी ना प्रॉब्लम्स हल करना शुरू करनी है। तो प्रॉब्लम अगर आज ना हल हुई तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास में जो है वो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा जी, मैंने अभी आपको क्या कराया? लोन करवाया। लोन मैंने पहले कर दिया था जी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, लोन बाय एम्प्लॉयर। लोन का कहाँ पे किया? वेवर ऑब्लिगेशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, रिसीट ऑफ ग्रेच्युटी। लोन हो गया है ना? ये मैंने इसको किया है कि नहीं किया? पेड बाय लोन, टेलीफोन, इंटरेस्ट फ्री लोन, ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, और इसको आज हमने कवर कर लिया। ये भी हमारा जो है वो कवर हो गया है। ठीक हो गया। अब छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, और इसको भी हम साथ साथ कवर कर लेते हैं। लेकिन आई वांट टू टेल यू अबाउट कवरिंग करते हुए अब हम आ गए हैं स्पेशल अलाउंस की तरफ। स्पेशल अलाउंस क्या होता है जी? स्पेशल अलाउंस, special allowance received by employee granted to meet expenses which are incurred in the performance of officially duty are completely exempt from taxes. Special allowance सिर्फ आपके काम को जो है, अगर आपकी कहीं पे जॉब है, आपको कोई अलाउंस दिया जाता है कि आपने ये काम परफॉर्म करना है, दैट इज ओनली बेस्ड ऑन दैट वर्क, और उस काम को परफॉर्म करने के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं और अलाउंस दिया जाता है, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है जी, स्पेशल अलाउंस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब इसकी बार अब आ जाती है प्रोविडेंट फंड की बारी। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड जो है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला जो है, अगर तो आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और गवर्नमेंट मेंटेन प्रोविडेंट फंड है, तो उसको हम कहेंगे जी, फर्स्ट टाइप है वो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड्स है। गवर्नमेंट की प्रोविडेंट फंड की जो एक्सप्लेनेशन है वो बता देता हूँ। अ प्रोविडेंट फंड मेंटेन बाय गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, या तो वो गवर्नमेंट है या
सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये प्रोविडेंट फंड जो है वो मेंटेन किया हुआ है, is known as government provident fund और a statutory provident fund. Statutory provident fund भी इसको कहा जाता है. The provident fund maintained by Pakistan Armed Forces, central or provincial governments, railways, WAPDAs are example of such funds. गवर्नमेंट का कोई भी इदारा होगा या सेमी गवर्नमेंट का इदारा होगा तो वो तमाम जो है प्रोविडेंट फंड जो मेंटेन करेंगे, दैट इज अ गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड. दूसरा सिनेरियो क्या है हमारे पास है जी, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है. रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में if a provident fund maintained by a private organization fulfills the condition prescribed in the law for recognition of the funds and on an application made. दो चीजें हैं कि आपका जो प्राइवेट इदारा है उसने आपका मेंटेन किया हुआ है प्रोविडेंट फंड, ठीक है जी, और वो कंडीशंस को, ठीक है जी, प्रिस्क्राइब्ड इन लॉ को पूरा करता है, प्लस वो एप्लीकेशन भी दे देती है कंपनी कि इस प्रोविडेंट फंड को जो है आप रिकॉग्नाइज करें, और देन द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दैट ग्रांट्स रिकॉग्निशन टू सच फंड. ठीक है जी, एप्लीकेशन दे दी जाती है और उसके बाद ग्रांट हो जाती है आपको परमिशन फ्रॉम recognition, आपको permission from commissioner of provident fund. तो आपका ये क्या कहते हैं, recognized provident fund बन जाता है. It is also known as a recognized provident fund if the commissioner of income tax refuses the recognition. An appeal can be made to the board. Recognized provident fund is beneficial for both employers and employee. Employer और employee के लिए, दोनों के लिए जो है वो beneficial है. तीसरा जो आ गया वो है unrecognized provident fund. इसमें सिंपल हमें इस पर पता चल जाता है कि इसकी या तो एप्लीकेशन ही दी गई रिकॉग्नाइज करने के लिए, या तो फिर ये अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, लेकिन इट इज अ फंड प्रोविडेंट फंड मेंटेन बाय अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज नॉट बीन ग्रांटेड रिकॉग्निशन. ठीक है जी, रिकॉग्निशन इसको नहीं ग्रांट की गई. द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन द लॉ रिगार्डिंग द प्रोविडेंट फंड आर नॉट फुलफिल्ड. इसको रिकॉग्निशन इसलिए नहीं दी गई कि उसने कंडीशंस कोई भी पूरी नहीं की, या इसकी एप्लीकेशन जो है अभी तक नहीं दी गई, या एप्लीकेशन जो है वो उसकी रिफ्यूज कर दी गई है कि आपको हम जो है वो ग्रांट नहीं करेंगे रिकॉग्निशन. ठीक है जी, ये सिनेरियोज हो गए. इसके अलावा आप प्रोविडेंट फंड हमें समझ लग गया कि तीन टाइप के हैं, एक गवर्नमेंट के दायरे या सेमी गवर्नमेंट के दायरे, एक प्राइवेट ने मेंटेन किया हुआ है लेकिन रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिश्नर है, उसकी एप्लीकेशन दी है और उसने एक्सेप्ट कर लिया, और अनरिकॉग्नाइज्ड ऐसा प्रोविडेंट फंड है जो प्राइवेट कंपनी ने मेंटेन किया है लेकिन अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ. अब आगे चलते हैं जी, इसकी प्रोविडेंट फंड की वर्किंग को समझ लें. प्रोविडेंट फंड क्या होता है जी कि सैलरी में से एक पोर्शन जो है वो आपकी कट जाता है. सपोज अगर एक बंदे की सैलरी है 3 लाख रुपया सालाना, तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो प्रोविडेंट फंड काट के मिलेगी. ठीक है जी, सपोज अगर ये 3 लाख रुपए सालाना को हम डिवाइड करें 12 से तो 25,000 रुपया ये बनता है तकरीबन. ठीक है जी, जब आपको सैलरी मिलेगी तो सपोज अगर आपको 10% उसने काट रहे हैं प्रोविडेंट फंड की मद में, तो आपको 22,500 रुपया जो है वो मिला करेगा आपकी सालाना मंथली सैलरी का. 2500 रुपया आपका प्रोविडेंट फंड के अंदर कट जाएगा, लेकिन लिखा यही जाएगा कि आपकी जो टोटल सैलरी है साल की वो 3 लाख है, तो इसमें शामिल होता है. इस प्रोविडेंट फंड की अमाउंट में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन करता है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन इसमें करता है. और होता क्या है, ये जो अमाउंट है ये कहीं पे इन्वेस्ट कर दी जाती है और इसके ऊपर आपको बेहतरीन जो है वो इंटरेस्ट मिलता है, या इसके ऊपर रिटर्न आपको बेहतरीन मिलता है.
और वो जो है फिर आपके प्रोविडेंट फंड में, एक एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में जो है वो शामिल कर दिया जाता है। इसकी ट्रीटमेंट्स जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अब 3 टाइप के प्रोविडेंट फंड है और उसके अंदर डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रही हैं। ठीक है जी, अभी कॉन्ट्रीब्यूशंस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में दी गई है। अच्छा जी, इसमें एक एम्प्लॉयर की कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक एम्प्लॉय की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक एम्प्लॉयर की कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद एक अगर इंटरेस्ट मिला है उसकी कंट्रीब्यूशन है, या रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस है। जब आपको रिसीट होगा एक्यूमुलेटेड बैलेंस तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। आज 3 सिनेरियोज है जी, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, उसके बाद है जी हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये 3 सिनेरियोज हैं, ये ग्रेड सी बन ली है और आ लिया हमने। इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4 है। तो इसकी ग्रिड को हम खोल देते हैं जी। अब गवर्नमेंट फंड में एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है वो क्या, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम। ठीक है जी, ये अमाउंट जो है वो टैक्सेबल इनकम में इंक्लूडेड होती है। और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी ये अमाउंट जो है वो शामिल होती है। और इसमें भी अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में भी ये आपकी अमाउंट जो है वो शामिल होती है। मैंने आपको जिस तरह बताया कि 25,000 रुपये आपकी मंथली सैलरी है, तो सैलरी जो आपकी 25,000 डिसाइड हुई है, जब आपको हैंड ओवर होती है तो वो 22,500 होती है। 2,500 रुपया जो है वो पहले ही काट लिया जाता है प्रोविडेंट फंड की मद में। आपको कट के ही अमाउंट मिलती है, आपकी सैलरी का पार्ट होती है, लेकिन आपको नहीं मिलता, ये आपकी पहले ही अमाउंट डिडक्ट कर ली जाती है। तो टोटल टैक्सेबल इनकम के अंदर ये पहले से शामिल होती है, तो इसके लिए सेपरेट दोबारा टैक्स लगाने की इसके ऊपर जरूरत नहीं है। ठीक है जी, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन को हमने टैक्सेबल यहाँ पे नहीं करना क्योंकि अमाउंट पहले से ही शामिल है। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन क्या है? एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन जो है वो नॉट इंक्लूडेड होती है, वो शामिल नहीं होती आपकी टैक्सेबल इनकम के अंदर। ठीक है जी, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में और अनरिकॉग्नाइज्ड में भी ये शामिल नहीं होती, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है जी, लेकिन ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में इसका क्या करेंगे, नॉट इंक्लूडेड lesser of 10% of basic salary or dearness allowance or 1,50,000 in case it exceeds the excess amount will be included। क्या कहते हैं जी, ये नॉट इंक्लूडेड है। ठीक है, lesser of 10%, lesser of 10% का लेस और बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस और ठीक है जी, और 1,50,000, 1.5 लाख रुपया अगर हो, ठीक है जी, इसमें से देखेंगे लेसर ऑफ 10% ऑफ बेसिक सैलरी या डियरनेस अलाउंस या 1.5 लाख रुपया, in case it exceeds the excess amount will be included। अगर ये ना हो तो अगर इतना हो, अगर इन केस इस अमाउंट से 1.5 लाख से अगर अमाउंट बढ़ जाए, ठीक है जी, द एक्सेस अमाउंट विल बी इंक्लूडेड। तो अभी ये तो हमें लफाजी पूरी करने दें, इसकी जो डिटेल है वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं जी, यहाँ पे ठीक हो गया जी, ये सिनेरियो था जी। इसके बाद गवर्नमेंट के प्रोविडेंट फंड के बाद अगर आपकी इंटरेस्ट कंट्रीब्यूशन देखी जाए, दैट इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड।
टैक्सेबल इनकम के अंदर ये इंक्लूड नहीं की जाती। रिसीव्ड ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस, इसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता। इसके बाद यहाँ पे भी नॉट इंक्लूडेड आएगा, ये भी जो है वो रिकॉग्नाइज्ड फंड के अंदर भी नॉट इंक्लूडेड होता है। और यहाँ पे जो हमारा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है इसके अंदर भी नॉट इंक्लूडेड आएगा। ठीक है जी। अब एक सिनेरियो और आ रहा है, वो इंटरेस्ट की कंट्रीब्यूशन के अंदर। इंटरेस्ट की कंट्रीब्यूशन के अंदर कहा जाता है नॉट इंक्लूडेड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अप टू 16% and amount is less than 1/3 of salary। ठीक है जी, बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस, अदरवाइज द एक्सेस अमाउंट विल बी इंक्लूडेड। ठीक है जी, इसको मैं बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस, आगे क्या लिखा है जी, अदरवाइज। थोड़ा सा खुश्क हो गया, कोई बात नहीं, हम जैसे ही इसकी एग्जांपल करेंगे ये समझ आ जाएगा। हमारी तो सारी जो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से तमाम की तमाम जो हमारा एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन होता था वो खत्म होके ही रह गया। तो कोई बात नहीं, वो जो हमारी हंसी मजाक थी क्लास की, एक रौनक होती है, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि वो अब खत्म हो गई है। आगे अब मैं ही अकेला बोल रहा हूँ, आप लोग सब जो है वो खामोशी से सुन रहे हैं। और इंक्लूडेड टू द एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स contribution and interest therein। ले जी, एक छोटी सी ग्रिड हमने तैयार कर ली है इसकी, और इसको मैं ऐसे करके हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें गवर्नमेंट का जो नॉट इंक्लूडेड है इसको हम ग्रीन कर लेते हैं, ब्लू। अच्छा जी, रिकॉग्नाइज के अंदर हमें कर लेते हैं जी, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें समझ आ जाए ये क्या मामलात है। और अनरिकॉग्नाइज के अंदर हम इसको दोबारा से डिफरेंट कलर कर देते हैं। ये फाइल मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा जी, और आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये फाइल अपलोड कर देता हूँ। लेकिन पहले मैं आपकी अटेंडेंस लेता हूँ और उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। ठीक हो गया? अभी आपकी अटेंडेंस और उसके बाद आपकी ओके जी। जी, तो आमना अली, आमना क्या बात है, ये आमना अरीबा, ये आमना क्यों नहीं आ रही क्लास में? काशिफ नईम, क्या वजह है जी कि आमना क्यों नहीं आ रही क्लास में? मोहम्मद उसाम, शब्बूर अकरम, जी बेटा। अरीबा सर वो ना पहले भी क्लासेस नहीं लेती। वो पहले भी क्लासेस नहीं लेती? चलो कोई बात नहीं, मेरी तरफ से तो अटेंडेंस उसकी जिस तरह वो बिहेव कर रही है उसी तरह जाएगी ना। तो सबूर के बाद है, उसके लास्ट सेमेस्टर में 15-16 छुट्टियां थी। अच्छा, तो फिर उसको कैसे वो आ गई अगले क्लास में, किस तरीके से आ गई? सर वो ऑनलाइन में मसला नहीं होता ना इतना, 15 छुट्टियों पर भी वो पेपर देने देते हैं। अच्छा,
ठीक 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 हो गया। 133 अली हसन, ओके। 137 उसके बाद उमर इश्तियाक, मोहम्मद साद ताहिर, शाहान मोहम्मद, शाहान 151 आ गया। 160 जो है शिराज अहमद इज एब्सेंट। शिराज अहमद इज एब्सेंट। Talha bin Asif is also absent. Hamza Hussain is also absent. Mohammad Abdullah, अरे तलहा Talha कहाँ है? Talha is present or not? Talha मुझे नजर तो नहीं आ रहे Talha। Talha is absent। उसके बाद 170 168 हमजा हुसैन इज एब्सेंट। उसके बाद मोहम्मद अब्दुल्ला, Yes, sir. Present. Talha bin Asif is present। Mohammad Abdullah is present। Chaudhry Waqas is present। 175 176 is present। Usama Idris is present। उसामा इदरीस के बाद है, ओके। उसामा इदरीस के बाद हमारे फेवरेट स्टूडेंट इकबाल भी प्रेजेंट है आज। सर इसका मुझे मैसेज आया कहता सर सुन नहीं रहे। कौन नहीं सुन रहे? आप किसका मैसेज आया? इकबाल है तो सही इकबाल। प्रेजेंट। अवैस अशरफ, अदीब, जरनाब, हादी एब्सेंट है। हादी इज एब्सेंट। उमर इकबाल इज प्रेजेंट। अलीशा सुहेल इज प्रेजेंट। अलीशा सुहेल क्लास में ही था अभी प्रेजेंट सर, प्रेजेंट क्लास सर। उसने अटेंड की है। ठीक है बेटा। हादी प्रेजेंट था, चलो मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया। आगे चले जी। 227 नहीं जी, हादी मलिक के बाद उमर इकबाल, अलीशा, हमजा हनान इज एब्सेंट। ठीक हो गया जी। हमजा हनान के बाद है जी ईशा ताहिर इज प्रेजेंट। मोहसिन आबिद इज प्रेजेंट। और उसके बाद ईशा बिनते इज प्रेजेंट। उसके बाद मोहम्मद अदनान आमिर इज प्रेजेंट। और मोहम्मद अब्दुल अजीज 247। और उसके बाद 259 इज प्रेजेंट। मोहम्मद शहबाज और मोहम्मद ताहा फयाज आर एब्सेंट, ओके जी। मूसा इज प्रेजेंट एंड मूसा के बाद है सर जी, ये ऐड कर। क्या हुआ? मूसा के बाद किसको ऐड करो जी? सर ये हमजा हनान है, वेटिंग पे है सर, अभी आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। हमजा हनान अभी आया है अटेंडेंस के टाइम पे। सर अभी नेट बंद हुआ था 2 मिनट पहले। चलो मुझे बताओ फिर आज लेक्चर में क्या करवाया है, जल्दी से बताओ। सर शोर हुआ था दूसरे रूम में जाकर। जी बेटा। जी हमजा। सर स्पेशल लोन टू एम्प्लॉय। स्पेशल अलाउंसेस करवाए, आपने क्या करवाया? सर लोन टू एम्प्लॉय करवाया। अच्छा, लोन टू एम्प्लॉय करवाया। और मेडिकल अलाउंस करवाया सर। अच्छा चलो, नाम क्या तुम्हारा? हमजा हनान खालिद। हमजा हनान खालिद। हमजा हनान, हमजा हुसैन, हमजा हनान खालिद सर। अच्छा 0204। अच्छा जी। ले जी, आप लोगों की अटेंडेंस लग गई है और ये मैं सेव कर रहा हूँ जी।
ये आज 30 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, 7 एब्सेंट है आपके, ठीक हो गया। और 30 में से भी मुझे पता है कि थोड़े से जो है वो आगे पीछे हुए हैं। और ले जी 28 स्टूडेंट इस टाइम पे प्रेजेंट है। खैर अटेंडेंस आपकी लग गई है और अब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि इसकी कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन अब इसकी एक्सप्लेनेशन में देने लगा हूँ। एक्सप्लेनेशन जरा सुनते जाइएगा। वी हैव सीन दैट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम। एम्प्लॉय की जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी जो है वहां पे मौजूद है। और उसके बाद जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 2500 रुपया, यानी कि अगर किसी की पर एनम सैलरी जो है वो 3 लाख रुपया है और 2500 रुपया उसका पर मंथ का कट रहा है, तो वो ऑलरेडी जो है उसकी बेसिक सैलरी का हिस्सा होती है वो अमाउंट, और बेसिक सैलरी के अंदर उसकी अमाउंट जो है वो कट रही है। अब यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ी सी तो दे चुका हूँ आपको, बाकी एक एग्जाम्पल से करते हैं और एग्जाम्पल के अंदर हमें कुछ समझने का मौका मिलेगा। 2-4 एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमें सारी चीजें समझ आ जाएंगी। एक बंदा है जी, उसकी पर्सन ए, उसकी सैलरी है 6,50,000 जो है वो पर ईयर है, एनुअल सैलरी है। एनुअल सैलरी उसकी आ गई हमारे पास 6,50,000। He contributes to a recognized provident fund। ये क्या मतलब है? ये recognized provident fund है। दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है। तीसरी चीज ये है कि recognized है और इसके ऊपर हमारा जो contributions है वो हमने देखने हैं। अब recognized provident fund है और उसकी contribution तो already included है, लेकिन इसके एम्प्लॉयर की जो contribution है, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन देखते हैं जी। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन कितनी है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है जी 65,000। कितना कर रहा है? 65,000 इसका एम्प्लॉयर जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। और उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड कितना हो रहा है जी? एट द रेट ऑफ 15% ऑन टोटल अमाउंट इन द फंड। कितना? टोटल अमाउंट इन द फंड हो रहा है एट द रेट ऑफ 15% और अमाउंट इसकी निकल के आई है 58,000 की। कैलकुलेट टोटल इनकम अब जो है हमें कैलकुलेट करनी है जी, टोटल इनकम। अब आपके सामने एक रिकॉग्नाइज्ड का जो है वो सिनेरियो आ गया। एक बंदे की जो है वो रिकॉग्नाइज्ड कितनी होगी फंड के अंदर, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर, किस तरीके से हम उसकी टोटल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक सैलरी लिखेंगे। बेसिक सैलरी हमें पता है जी 6,50,000 है और हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। उसके बाद एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन देखेंगे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं, मैं लिख देता हूँ जी। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वो कितनी है जी? ऑटोमेटिकली अगर हम देखें तो वो बनती है, एम्प्लॉय की जितनी है एम्प्लॉयर की भी उतनी होती है। तो एम्प्लॉय की 65,000 होगी। एम्प्लॉयर की चेक कर लेते हैं जी। एम्प्लॉयर की भी हमें बताया गया है, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन कितनी है? वो है 65,000। एम्प्लॉयर की यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 65,000। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन भी 65,000 है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नॉट टू बी इंक्लूडेड लेसर ऑफ अप टू 10% ऑफ सैलरी और ₹1,50,000। क्या कहता है कि अगर ये अमाउंट लेस हो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की, कंट्रोल बी, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की अमाउंट अगर ये लेस हो, क्या कहता है जी? नॉट इंक्लूडेड lesser of 10% ऑफ बेसिक सैलरी का अगर हम देखते हैं तो कितना बनता है? बेसिक सैलरी का 10% बन गया 0.1, ये 65,000 ही बन गया। 65,000 हो गया तो हमें इसको जरूरत नहीं है डालने की। और अगर क्या कहते हैं 1.5 लाख से कम है तो ऑब्वियसली ये अमाउंट जो है वो 1.5 लाख से कम है,
तो हमें इसको टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं है। या 1.5 लाख हो या 1.5 लाख से कम हो तो 10% ऑफ द सैलरी से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या है? नॉट टैक्सेबल है। दिस इज नॉट टैक्सेबल, दिस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है आपकी सैलरी के अंदर। ठीक है जी। तीसरी सिनेरियो आ जाता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड का। इंटरेस्ट क्रेडिटेड का फॉर्मूला क्या कर लें जी। इंटरेस्ट क्रेडिटेड कहता है नॉट इंक्लूडेड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अप टू 16%। अब ये कितना इंटरेस्ट रेट आ रहा है, इसमें वो बता रहा है कि ये 15% इंटरेस्ट रेट आ रहा है, 16% नहीं आ रहा। मैक्सिमम रेट अगर 16% तक हो तो तब इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा सिनेरियो क्या है कि एंड द अमाउंट इज लेस देन 1/3 ऑफ द सैलरी। 1/3 ऑफ द सैलरी हमें बताई गई है 6,50,000। इसका अगर 1/3 ले तो सिंपली हमें इसको डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं, तो ये अमाउंट हमें निकल के आ जाएगी इसका 1/3 की। तो ये हमने 1/3 निकाला तो 2,16,000 निकलता है। तो ये अमाउंट 2,16,000 से कम है और ये अमाउंट कितनी है 58,000। तो ये 58,000 की 58,000 जो है ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी, नॉट इंक्लूड होगी। इसको टैक्सेबल इनकम में नॉट इंक्लूडेड करेंगे और ये तीनों अमाउंट जो है नॉट इंक्लूडेड हो जाएगी। और जो इसकी टैक्सेबल इनकम आएगी वो आ जाएगी कितनी, टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी भाई 6,50,000। यहाँ तक कुछ ना समझ आया हो तो मुझसे पूछ लें। आज के लिए इतना ही काफी है। और ठीक है, यहाँ तक आपका जो सॉल्यूशन था वो हमने कर लिया है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये ले जी, ये हमने पोर्शन, ये तीनों जो है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड का टोटली एग्जेम्प्ट, ये हमने आज ये पोर्शन भी इसको कंप्लीट कर दिया है। ठीक हो गया जी। और अब थोड़ा सा ही पोर्शन रह गया आपके इनकम टैक्स का, सॉरी इनकम फ्रॉम सैलरी का, तो वो भी हम इंशाल्लाह साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ इसको कंप्लीट करेंगे। जी बेटा, कोई क्वेश्चन हो तो उसको पूछ लें। जी बेटा सवाल पूछें। सर ये जो आपने बताया सर बेसिक सैलरी है 6,50,000, तो सर इसका 10% निकाल के अगर वो फिर 50 हो तो 1,50,000 हो फिर हम करते हैं उसको। नहीं, इसमें दो ऑप्शन दी गई है ना कि अगर तो 10% है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा है तो वो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे 1.5 लाख तक भी अमाउंट आ जाती तो हमने उसको नॉट इंक्लूडेड कर देना था। अगर 1.5 लाख से ज्यादा अमाउंट होती तो जितनी अमाउंट ज्यादा होनी थी, सपोज यहाँ पे 1,80,000 रुपया वो डाल देता, ये अमाउंट यहाँ पे वो कहते हैं कि ऑलरेडी ये अमाउंट डाल देता है वो 1,80,000। ठीक है जी, जी हो गई हो नहीं, थोड़ी देर हो गई है, ले ली अटेंडेंस जी। मैं अटेंडेंस तो ले ली हुई मैंने, सेव भी कर ली हुई है। जी सेव है, सेव है। ओके जी। जी अटेंडेंस आपकी सेव हो गई है। तो जी, तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये 1,80,000 होती तो 1,80,000 में से ये 1.5 लाख से 30,000 ज्यादा है, तो ये 30,000 जो है हम यहाँ पे इसमें शामिल कर लेते और 1.5 लाख की अमाउंट हम यहाँ पे लिख देते। ठीक हो गया। टैक्सेबल अमाउंट में हम 30,000 हम शामिल कर लेते हैं। शामिल किसमें? बेसिक सैलरी में, टैक्सेबल इनकम में ना, टैक्सेबल इनकम जिसके ऊपर हमने टैक्स देना है। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड का मतलब है जी टोटल टैक्सेबल इनकम में। हाँ जी, टोटल टैक्सेबल इनकम में हमने शामिल करना था। टैक्सेबल इनकम जो बनती है हमारी, उसके अंदर इसको हम शामिल करेंगे। बेसिक सैलरी में ऐड हो जाएगी तो टोटल टैक्सेबल इनकम हमारी आ जाएगी। तो यहाँ तक तो अब आई थिंक कि आप लोग काफी हद तक क्लियर है
और से थोड़ा ऊपर कीजिएगा सर, वो जो ऊपर वाले है ना मेडिकल, और सर उससे नीचे जो था सर जो आप सर ये 9 हमने टोटल लोन लिया था 17 लाख। अच्छा तो जी प्रॉफिट उस पे था 1,70,000 जी। तो टोटल जो बेसिक सैलरी ईयर की थी वो 9,60,000 थी, तो उसके प्रॉफिट लोन डाल के होगी 11,30,000। अब जरा सुन लो ना, इसकी लॉजिक सुन लो ना। पता क्या है, लोन अगर आप लेता है ना कोई एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय अगर सपोज अगर वो बैंक से लोन लेगा ना, तो उसको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जब अगर वो एम्प्लॉयर से लोन ले लेता है, तो एम्प्लॉयर कहता है ठीक है यार, मैं तुम्हें लोन दे देता हूँ, लेकिन इसके ऊपर दो तरीके हो सकते हैं। एक, या तो तुम मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट दो, या तो कोई प्रॉफिट नहीं है। मोस्टली ऐसा होता है कि अगर एम्प्लॉयर से लोन लिया जाए ना, तो प्रॉफिट कोई नहीं देना पड़ता। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर आपने लोन लिया है, उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं दे रहे, तो ऑब्वियसली आपको फायदा हो रहा है। तो जब आपको फायदा हो रहा है, तो उस फायदे के ऊपर आपने हमें टैक्स देना है। अब वो फायदा कितना है कि अगर आप कहीं बाहर से लोन लेंगे, तो 10% आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब उसी को हमने प्रॉफिट कह दिया है यहाँ पे। अब सिनेरियो क्या आता है कि अगर आपने लोन जो लिया है एम्प्लॉयर से, वो 10 लाख से ज्यादा का है, तो 10 लाख से ज्यादा क्या है, तो आपको उसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट या इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो उसको देनी पड़ेगी, उसको टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर 10 लाख से कम है, तो इसको हम टोटली एग्जाम्प्ट कर देंगे, इसके ऊपर कोई लोन कोई हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर 10 लाख से ज्यादा है, तो उसके अंदर दो सिनेरियो हो जाते हैं। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसने दिया है लोन, तो तब हम क्या करेंगे, जितनी भी अमाउंट होगी उसका 10% ले लेंगे, और उस 10% को हम टैक्सेबल इनकम के अंदर डाल देंगे। ठीक है। अब 17 लाख था, उसका 10% लिया और उनने टैक्सेबल इनकम में डाल दिया। अब सपोज अगर हम उसको प्रॉफिट दे रहे होते, प्रॉफिट अगर दे रहे होते, सपोज 6% हम उसको प्रॉफिट दे रहे हैं, तो 17 लाख का 6% हम उसको दे देते हैं प्रॉफिट, और जो बकाया उसकी अमाउंट बचती है 10% में से, मींस के 6 और 10 के दरमियान में 4% जो अमाउंट जो है वो बचती है, उसको हमें टैक्सेबल करना पड़ना था। ठीक है जी। तो 4% जो है वो टैक्सेबल हो जाती है हमारे, क्योंकि हमें बचत ये 4% की हो रही है ना, तो हम ये 4% की अमाउंट जो होगी वो हम टैक्सेबल कर लेंगे। सपोज ये अमाउंट 6 जी 10% की अमाउंट बनती है 1,70,000, और 6% की अमाउंट बनती है 6% इंटू 1,70,000, तो ये बनती है जी 1,02,000। और अब टैक्स देना होगा हमें किस अमाउंट पे, वो ये है अमाउंट 68,000। वो टोटल टैक्सेबल आ जाएगी हमारी 68,000 की अमाउंट यहाँ पे। ओके हो गया। तो ये अमाउंट हम टैक्सेबल लेके जाएंगे सर। ये टोटल टैक्स टेबल में ये हम लिखेंगे सर 68,000 जी। फिर हम टोटल टैक्सेबल में अमाउंट में ये 68,000 लिखेंगे। जैसे सर वो मेडिकल वाले में भी 6,000 हमने लिखा था। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ऐसे ही करेंगे जी ठीक। अच्छा, अब असल में क्या होगा, अब मैं आपको छोटी सी एक असाइनमेंट आज भेज दूंगा, वो आपने डेफिनेशंस वाली कर लेनी है। फिर हम क्या करेंगे, मैं क्लास में 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, और 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको घर से करने के लिए दूंगा, और जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगा वो आपने सवाल हल किए हो लाजमी, उसके मुतालिक हमारी डिस्कशन होगी, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। अब फिर आगे से सिनेरियो हमारा इस तरीके से चलेगा। ठीक हो गया। 2 सवाल दूंगा, 2 सवाल हल करने हैं, 2 सवाल मैं करूंगा क्लास में, 2 सवाल आप करेंगे घर से, और उसके बाद हम जो है वो आगे चलते जाएंगे, और इसको हम जो है इसको हम कंप्लीट करेंगे। 2 सवाल 3 सवाल जितने मेरे से क्लास में हुए, हम इंशाल्लाह उसको क्लास में हल करने की कोशिश करेंगे। चले जी बेटा, दिस इज ऑल फ्रॉम मी टुडे, और अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी नाउ। और दूसरी चीज ये है कि अगर क्वेश्चन नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे कि हम अब इसकी स्टॉप। जी बेटा, फाइल अपलोड कर